कैस्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक 2 एक्ट देखे पिछले क्लासेस में। एक क्लासेस में हम लोगों ने देखे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत में कंपनी का आना, और उसके अलावा उसी में हम लोगों ने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और दूसरा हम लोगों ने देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसी में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित अधिनियम, जिसे सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया था 1781। तो ये तीसरे क्लासेस में हम लोगों ने इसको देखा। अगर आप उसको ठीक से देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम या एक्ट। (1833) में चार्टर अधिनियम या एक्ट। जब हम लोग चार्टर की बात करते हैं तो चार्टर अपने आप में ब्रिटिश संसद से या कहें ब्रिटिश ताज से आदेश प्राप्त होता है, जो पूरी तरह ब्रिटिश के नियंत्रण में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है, उसे हम लोग चार्टर बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो ब्रिटिश भारत सरकार के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम हमें जो है वो निर्णायक कदम दिखता है। और इस अधिनियम को हम लोग अगर विशेषताएं को देखते हैं तो कुछ विशेषताएं हमें मिलेंगी जो ये बताएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधित अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से बदलाव 1873 के चार्टर अधिनियम में किए गए। तो चलिए इसकी हम लोग विशेषताओं को देखते हैं। विशेषताएं हम लोग देखते हैं। इसमें पहला विशेषता ये हमें देखने के लिए मिलता है, किसने, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला क्या मिलता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं 1773 में, तो आपको इसमें और उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इसको ठीक से नहीं समझेंगे 1773 को तो इसे भी समझने में दिक्कत होगी। एक्चुअली आप पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले गवर्नर जनरल मुंबई के अलग थे, मद्रास के अलग थे, बंगाल के अलग थे। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अलग अलग जो राज्यों के गवर्नर जनरल थे, उन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि अलग अलग गवर्नर थे, बंगाल का अलग, मद्रास का अलग, बंबई का अलग। लेकिन 1773 में क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि भाई पिछले क्लास में कि बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन सिर्फ 2 गवर्नर आए, एक मद्रास और एक मुंबई। लेकिन हम लोग 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या देखते हैं, क्या बदलाव किया गया, कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल होंगे। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल एक होगा।
तो पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके उनके अधीन मद्रास और मुंबई को शामिल किया गया। बाद में 1833 में बंगाल के ही गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें पूरे भारत के जितने गवर्नर थे वह सब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। गवर्नर जनरल के अधीन हो जाने के, भारत के गवर्नर जनरल बन जाने का मतलब है कि आप एक दिशा में कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे गवर्नरों का हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत का एक गवर्नर जनरल बना, जो कि अब पूरे देश को, देश की अध्यक्षता करेगा, देश को संचालित करेगा। इसमें सभी नागरिक सैन्य शक्ति निहित थे। जो इसके जो मामले थे उसमें जो बहुत सारे सैन्य शक्तियां वगैरह भी इसमें निहित थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसा सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश के कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हो गया। पहले कंपनी को कहा गया कि आप वाणिज्य देखिए, राजनीति हम देख लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा। वो कंपनी, क्योंकि कंपनी ही देखती थी उसको भी, लेकिन कह दिया गया कि अलग अलग करते, वाणिज्यिक अलग, राजनीतिक अलग कर दीजिए। और उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड बना, उस पर नियंत्रण हुआ। बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाए गए। अब कंट्रोल्स, अब उसमें क्या हुआ कि जो पूरा नियंत्रण जो है वह कंपनी से के जो कार्य थे उस पर पूरा नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया, ब्रिटिश सरकार का हो गया। अब क्योंकि वहां तक था कंपनी, अब क्या हुआ कि जब भारत के, बंगाल के गवर्नर जनरल, जब भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए, तो इसमें यह होता है कि इनको सैन्य शक्ति और जो नागरिक और सैन्य शक्ति थी वो इनको मिल गई। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक ऐसे सरकार का निर्माण किया, एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण रूप से, जहां जितने में ब्रिटिश के कब्जे वाले संपूर्ण भारत क्षेत्र था उस पर पूरा नियंत्रण हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया। और क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे, तो वैसे हम लोग ये भी जानना है कि आखिर में जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो कौन थे। इसी सेम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए गए। दूसरा इसमें क्या विशेषताएं रही? दूसरी विशेषताएं इसकी ये रही कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया कि अब आप विधायिका संबंधी कार्यों को नहीं देखेंगे। उस समय का बंबई, जो आज का मुंबई, उस समय का मद्रास, जो आज का चेन्नई, इसके जो गवर्नर थे उनको कह दिया गया कि विधायिका वाला मामला आप नहीं देखेंगे, विधायिका मामले से इन्हें वंचित कर दिया गया, रोक दिया गया कि आप एक मामले नहीं देखेंगे, वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए, यानी कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे इन्हें विधायिका की, संपूर्ण विधायिका की शक्ति इन्हें मिल गई। विधायिका की शक्ति इन्हें मिल गई। किनको मिल गया? भारत के गवर्नर जनरल को। 1833 का जो
एक्ट है, चार्टर एक्ट, उसमें ये परिवर्तन हुए। इसके तहत इसको क्या कहा गया, जो मामले जो ट्रांसफर हुए यहां पे जो इनको मिल गए, इसी को कहा जाता है नियामक कानून। इसी को कहा गया नियामक कानून। इसी को नियामक कानून कहा गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह वाणिज्यिक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई कि व्यापारिक से अब यह बन गई प्रशासनिक निकाय। व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका कहे तो परमिशन हो गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। ये हो गया कि ठीक है, आप शासन कीजिए, प्रशासनिक कार्य को देखिए, लेकिन आपको इसको रिपोर्ट करना है ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश राजशाही को, जो वहां के ताज जिसको बोलते हैं ब्रिटिश ताज, क्वीन को आपको रिपोर्ट करने हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया कि अब जो होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी जो बनेंगे, जो सिविल सेवक बनेंगे, यानी कि सिविल सर्विसेज में जो लोग जाएंगे वह कोई भी बन सकता है। ओपन कर दिया गया कि ब्रिटिश से ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो खुली प्रतियोगिता रखी गई। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यहाँ पे लोगों के पे अगर शासन करनी है तो यहाँ के लोगों को शासन में लाना होगा, और ये सिविल सेवक होंगे और वे अपने ही लोगों पे नियंत्रण करेंगे। इनकी बातें वो ठीक से समझेंगे और इनकी बातों को मानेंगे भी, तो संघर्ष कम होगा। संघर्ष तो चल ही रहा था, संघर्ष कभी रुका ही नहीं, आंदोलन कभी रुका ही नहीं, समय समय पे चलता रहा। लेकिन सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता को ओपन कर दिया गया, कहा कि ओपन किया जाएगा। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। जो भारतीय होंगे वो किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बने थे 1773 में, उन्होंने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया कि कंपनी जो कह रही है कि सिविल सर्विसेज की खुली प्रतियोगिता होगी, यह ठीक नहीं है। अभी इतना विश्वास नहीं किया जा सकता कि शासन के ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में दे दिया जाए। ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में देना ठीक नहीं है, इसलिए इसे दिया तो गया 1833 में, खुली छूट दी गई कि होगा, खुली प्रतियोगिता होगी। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने अभी देखा चार्टर एक्ट